हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हमने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था 16 महाजनपदों का, जिसका उल्लेख आपका अंगुत्तर निकाय और आपका भगवती सूत्र में हमें देखने को मिला था। दोस्तों, 16 महाजनपदों हमने देखा कि मगध महाजनपद जो था वो सर्वशक्तिमान था, यानी शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ वो आपका मगध महाजनपद हुआ। और मगध महाजनपद में 7 महान राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिसको हमने टिक के साथ पढ़ा था। हसीन मासुक साहब, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, आपका नंद वंश, मौर्य वंश, आपका सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। दोस्तों, इनको हमने कंप्लीट कर दिया और हमने देखा था कि मौर्य काल यानी मौर्य वंश राजवंश से पहले यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें आपके यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण हुए। ईरानियों में हमने देखा था कि उसमें आपका जो है साइरस द्वितीय ने सबसे पहले यहाँ पर अटैक किया था। वो अब क्या होता है, विफल हो जाता है। उसके बाद उसी हकमनी वंश का एक अलग अगला शासक होता है आपका कौन, डारियस प्रथम, ठीक है, जिसको हम दारा भी कहते थे। तो डारियस प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया था भारत में, और उसने वो क्या विजित हुआ था। तो उन्होंने उसके बाद 200 वर्षों तक यहाँ पर हकमनी वंशों का शासन रहा। उसके बाद यहाँ पर सिकंदर आता है, ठीक है, जिसमें यूनानी से आपको कौन आता है, सिकंदर आ जाता है। तो सिकंदर यूनान से आया था और उसने यहाँ पर अटैक किया, और 19 महीने तक सिकंदर यहाँ पर रहता है, और अपने जो उसके सेनापति थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, उसको यहीं पर सारा सैनिक उनके पास छोड़कर खुद वापस चल जाता है, और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य को देखा था, ठीक है, अशोक जैसे महान सम्राट यहाँ पर हुए। उसके बाद हमने देखे सुंग वंश, कण्व वंश, आपका शातवाहन वंश हमने यहाँ पर देखा। तो इन 7 महान राजवंशों के बारे में हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया था। अब इन 7 महान राजवंशों के साथ साथ यानी आपका जो है भाई देखो, विदेशी आक्रमण मौर्य काल से पूर्व स्टार्ट हो गया था। तो मौर्य काल से पूर्व जो है उन्हें हमने अलग वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बाद, ठीक है, जितने भी आपके जो राजवंश हुए, इनके साथ साथ में जो समकालीन जो आपका जो विदेशी आक्रमण चल रहे थे, उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो मौर्य काल से पूर्व बाद का जो समय था उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनको हम आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, और हमारी वीडियोस आपको समझ में आ रही हो, और आप अच्छे से इनको पढ़ भी रहे होंगे और अपना नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। तो जब तक मौर्य काल आपका रहा तब तक तो महान सम्राट हुए। तो इन्होंने क्या किया, लगभग जो है पूरे भारत को, अखंड भारत को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया था, है ना। परंतु जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद मगध के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब छोटे छोटे टुकड़े हुए तो कोई भी योग्य शासक नहीं रहा। तो भाई अगर पूरा साम्राज्य होता तो कोई योग्य शासक बनता, परंतु जो है राज्य अलग अलग बिखरों में टूट गए, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। तो जब तक मौर्य साम्राज्य था, अशोक जैसे महान सम्राट थे, तो विदेशियों ने यहाँ पर कम आक्रमण किया। परंतु इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य को खत्म होने के बाद जो अगले शासक हुए या अगले वंश जो यहाँ पर हुए, तो वो इतने योग्य नहीं थे, और इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने लगे। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। तो मौर्योत्तर काल यानी आपके मौर्य साम्राज्य के बाद आपका जो है, जब तक आपका क्या है, सातवां वंश चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड को तो ही मौर्योत्तर काल कहा गया। तो इस टाइम पीरियड में ही आपके कौन से हुए, 4 विदेशी आक्रमण भारत पर होते हैं। पहला आपका इंडो ग्रीक, ठीक है, दूसरा शक वंश, तीसरा पहलव वंश, और चौथा जो है कुषाण वंश जो है, इनका यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है, ठीक है। तो ये 4 राजवंश जो हैं ये आप पे क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तीनों क्या थे, एक विदेशी थे, ठीक है। तो इंडो ग्रीक द्वारा जो है यहाँ पर आक्रमण किया गया था, शक वंश द्वारा आक्रमण किया गया था, पहलव वंश द्वारा आक्रमण किया गया था, और कुषाण वंश द्वारा यहाँ पर क्या है, आक्रमण किया गया था भारत पर। उसके बाद अगर देखें दोस्तों, तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी में आप किस किस ने यहाँ पर जो है अटैक किया था, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम इंडो ग्रीक विदेशी आक्रमण जो हमारा हुआ था, यानी हिंद यूनानी, है ना, हिंद यूनानी। तो मौर्योत्तर काल में यूनानी बैक्टीरिया, कौन, बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे, ठीक है, बैक्टीरिया। तो मौर्योत्तर काल में एक यूनानी शासक था आपका कौन, बैक्टीरिया। इसने क्या किया, हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से ये भारत में आया, और इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। तो
बैक्टीरिया किसे कहा गया है? जो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से आए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। और इनमें आपका जो है मौर्य काल में सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? उसमें आपका डेमेट्रियस प्रथम। कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। तो डेमेट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत पर क्या किया? आक्रमण किया था। कब किया था? मौर्य काल के बाद, ठीक है। यानी मौर्य काल अगर पूछा जाए तो मौर्य काल में पहला आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस प्रथम ने। किसने किया? डेमेट्रियस प्रथम। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत पर मौर्य काल में पहला आक्रमण किसने किया था? तो डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। किसने? डेमेट्रियस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण, ठीक है, कहाँ के राजा थे? बैक्टीरिया के राजा था। कौन से? बैक्टीरिया के राजा था। कौन? बैक्टीरिया का एक शासक था। कौन? डेमेट्रियस प्रथम। इसने भारत पर क्या क्या आक्रमण किया था। तो बैक्टीरिया में जब विद्रोह हुआ तो उसके कारण नए क्षेत्र में की चाह में यूकेटाइड्स, कौन? यूकेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। तो बैक्टीरिया में जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद क्या है, वहाँ के जो शासक थे, कौन? यूकेटाइड्स, इसने भी क्या किया? भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ? दो कुलों का शासन युक्त। एक तो आपका डेमेट्रियस प्रथम आया, भारत पर इसने आक्रमण किया। दूसरा किसने किया? यूकेटाइड्स ने किया था। किसने? यूकेटाइड्स ने, जो कि आप कौन से? बैक्टीरिया के शासक थे। कौन? बैक्टीरिया के शासक। जब बैक्टीरिया में विद्रोह हुआ तो इसकी वजह से इसने क्या किया? नए क्षेत्र की चाह की और भारत पर आक्रमण किया। तो अब यहाँ पर क्या है, दो राजवंशों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। दो राजाओं ने यहाँ पर अटैक कर दिया। एक तो डेमेट्रियस प्रथम ने किया, एक यूकेटाइड्स ने किया। तो इस प्रकार भारत में कुल दो शासन स्थापित हो गए। तो भारत में आप कौन हो गए? दो शासन स्थापित हो गए। एक तो हो गया डेमेट्रियस वंश और दूसरा हो गया यूकेटाइड्स वंश। कौन सा? यूकेटाइड्स वंश। अब इनके बारे में दोस्तों देखेंगे। डेमेट्रियस वंश जो है ये किसके संस्थापक कौन हुए? आपके डेमेट्रियस प्रथम, क्योंकि डेमेट्रियस प्रथम ने यहाँ पर अटैक किया था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल, सायलकोट। कहाँ पर? सायलकोट, साकल में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। दूसरे आपको वह यूकेटाइड्स वंश, यानी यूकेटाइड्स ने इसके संस्थापक थे। तो यूकेटाइड्स ने जो राजवंश बसाया उसका ये आपका क्या कहा गया? यूकेटाइड्स वंश कहा गया। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला में। कहाँ बनाई? तक्षशिला में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में सबसे प्रथम क्या है, भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ था। कौन सा? डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश। आपसे पूछा जाए कि डेमेट्रियस वंश के संस्थापक कौन थे, तो डेमेट्रियस प्रथम, और यूक्रेटाइड्स वंश के संस्थापक कौन थे? यूक्रेटाइड्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये आपका भारत, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका बैक्टीरिया, यानी आपका जो ये भारत है, ये हमारा अखंड भारत है। कौन सा? ये हमारा अखंड भारत था, जहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा हमारे यहाँ पर कवर हो गया था। इससे ही आगे यहाँ पे कौन सा ये स्थान है आपका? बैक्टीरिया। कौन सा? बैक्टीरिया। इसने क्या किया था यहाँ पर कि जो शासक थे ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, कहाँ पर? आपके भारत पर। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कौन थे? आपके यूक्रेटाइड्स। कौन थे? यूक्रेटाइड्स। ये कहाँ से आए? बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद दोस्तों डेमेट्रियस वंश की राजधानी की बात करें तो वहाँ पर कौन सी राजधानी थी? डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी? साकल में। और यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी कहाँ थी? आपके तक्षशिला में। तो डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ पर थी? साकल थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? मिनांडर। कौन हुआ? मिनांडर। तो डेमेट्रियस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? आपका मिनांडर, जिसने क्या किया? बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। क्या कहा गया? इसे मिलिंद कहा गया। तो इसका नाम क्या था? मिनांडर, परंतु बौद्ध साहित्य में इसे क्या लिखा गया है? मिलिंद लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मिलिंद लिखा गया है। तो डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? आपका मिनांडर हुआ। और बौद्ध साहित्य में इसी मिनांडर को आपका मिलिंद शब्द से इंगित किया गया है। क्या है? मिलिंद शब्द लिखा गया है। इसने सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया, परंतु यह हार गया था। तो इसी हमने देखा था ना पिछली वीडियो में, जब हम सुंग वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि जो पुष्यमित्र सिंह है, इस पर कौन अटैक करता है? मिनांडर अटैक करता है। ठीक है, तो मिनांडर अटैक करता है और मिनांडर को ये कहे जब पुष्यमित्र सिंह क्या करता है? इसको आसानी से इसको हरा देता है। ठीक है, क्या करता है? हरा देता है मिनांडर को। बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। और हमने दोस्तों उसके बाद देखा था कि मिलिंद पन्हो जो है आपका, जो मिनांडर है वो क्या करता है? आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हो में कौन सा? बौद्ध ग्रंथ एक है मिलिंद पन्हो, जिसमें आपका मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत क्या हुआ? बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने की कथा है कि किस तरीके से मिनांडर जो है उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपका मिनांडर था, इसने क्या किसके साथ युद्ध किया था? पुष्यमित्र सुंग के साथ युद्ध किया था और पुष्यमित्र सुंग ने इसे आसानी से हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला। तो अभी हमने देखा कि आपका जो आपका हमने अभी किसका देखा था? किसका देखा था हमने अभी? डेमेट्रियस वंश का। किसका? डेमेट्रियस वंश का। अब हम देख रहे हैं यूक्रेटाइड्स वंश। तो यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी कहाँ पर हुई? तक्षशिला में। ठीक है, कहाँ पर हुई? तक्षशिला में। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? एंटियालिकिड्स हुआ। किसका? एंटियालिकिड्स। किसका शासक हुआ? सबसे प्रतापी शासक यूक्रेटाइड्स वंश का। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ दोस्तों? आपका एंटियालिकिड्स। कौन सा? एंटियालिकिड्स। और इसने सुंग शासक
भागभद्र क्या है, इसने सुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस, कौन, हेलियोडोरस ने को भेजा था। किसने, इसने अपने एक राजदूत को क्या किया था, सुंग शासक भागभद्र की दरबार में भेजा था, ठीक है, किसको, हेलियोडोरस को, किसको, हेलियोडोरस को भेजा। इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो विदिशा जो है वहाँ पर इसने क्या किया था, एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। किसने, आपका भागभद्र ने। किसने, आपका जो उन्होंने राजदूत भेजा था, कौन, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। और जब इसने खुद गरुड़ स्तंभ को बनाया तो इससे लगता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं ही क्या करता था, भागवत धर्म को ग्रहण किया था। किसको, भागवत धर्म को ग्रहण किया था। इससे ये हमें साक्ष्य देखने को मिलता है कि हो सकता है कि उसने जो है स्वयं ही क्या करता, भागवत धर्म को ग्रहण किया होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया, अब देखो गरुड़ स्तंभ बना रहा है कोई भी हिंदू, आपका हिंदू संस्कृति का कोई भी मंदिर बनाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, अपनाया होगा ना अपने दिल से। अपने अगर जबरदस्ती किया तो थोड़ी स्तंभ बनाएगा ना। तो स्तंभ अगर उसने बनाया तो इसका मतलब उसने स्वयं को क्या कहते हैं, भागवत धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद दोस्तों यूक्रेटाइड्स वंश जो थे उसकी राजधानी थी तक्षशिला, ये हमने यहाँ पर देख लिया है ऊपर। तो ये आपका गरुड़ स्तंभ है, आप देख सकते हो, ठीक है। विदिशा में स्थित जो हेलियोडोरस स्तंभ बोलते हैं इसे, खाम बाबा, ठीक है, यह आपका गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ है जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा गया है। उसके बाद दोस्तों यूनानी संपर्क का प्रभाव किस तरीके से पड़ा, तो जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके यहाँ पर आने से क्या इफेक्ट पड़ा भारत पर, ठीक है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। तो ज्योतिष जो शास्त्र हमारा चलता है तो ये सब भी उन्होंने किससे सीखा, यूनानियों से सीखा। किससे, यूनानियों से सीखा। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी उन्होंने क्या है, यूनानी से सीखी है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारतवासियों ने या भारत ने नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला किससे सीखी थी, तो किससे सीखी दोस्तों, आपको यूनानियों से सीखी। किससे, यूनानियों से सीखा। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीयों ने आपका ज्योतिष के क्षेत्र में भविष्य बताने, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, आपसे पूछा जाता है कि नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी, तो किससे सीखी, आपके यूनानी से सीखी, यूनानियों से सीखी। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और सिक्के बनाने की कला भी उन्होंने यूनानियों से सीखी। यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले जो है यूनानियों ने ही सर्वप्रथम क्या करते, सोने के लिखित सिक्के चलाए थे। पहले सोने के सिक्के नहीं चलते थे, ठीक है। पहले इनको भारतवासियों को क्या सिक्कों के बारे में ज्ञान नहीं था, परंतु इन्होंने किससे सीखा, यूनानियों से सीखा। तो यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए थे, जिन पर एक और राजाओं की तथा दूसरी ओर देवता या अन्य चिन्हों की आकृति होती थी। तो कैसे सिक्के इन्होंने सीखे इनसे, तो राजाओं की जो है एक तरफ राजाओं का चित्र होता था और दूसरी तरफ आपका देवी देवताओं का चिन्ह होता था। यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं कि आपका जो भारत पर ही यूनानियों का प्रभाव पड़ा, यूनानियों पर भी क्या है, भारत का प्रभाव। देखो दोनों एक सभ्य राष्ट्र थे, ठीक है। कुछ चीज़ें यूनानी ने भारत से सीखी और कुछ चीज़ें भारत ने यूनानी से सीखी, ठीक है। तो कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया, ठीक है। तो हिंदू धर्म को यानी भारतीय धर्म को बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर अपनाया, जिसे हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म और मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जैसा हमने देखा कि हेलियोडोरस ने क्या किया था, आपका गरुड़ स्तंभ बनाया था। तो गरुड़ स्तंभ बनाया तो इसका मतलब उसने भागवत धर्म को अपनाया था। तो हेलियोडोरस ने आपका क्या किया, आपका भागवत धर्म को अपनाया और मिनांडर ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तपस्या और योग की क्रियाओं में यूनानियों ने भारत से ही सीखी थी। और तपस्या और योग की क्रियाएं किसने, यूनानियों ने किससे सीखी, भारतीयों से सीखी। तो तपस्या और योग की क्रियाएं किससे सीखी है, यूनानियों ने भारतीयों से सीखी है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शक आक्रमण। तो भारत पर क्या क्या शक आक्रमण हुआ, तो हमने भी पढ़ा ना इंडो ग्रीक, तो हमने पढ़ लिया इंडो ग्रीक वंश का किस तरीके से आक्रमण हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा स्पिक, हमने स्पिक पढ़ा था ना, ठीक है। तो सात से आपका शक वंश। अब शक वंशों का किस प्रकार यहाँ पर शासन हुआ, ठीक है। तो शक आक्रमण कब हुआ, यूनानियों के भारत मध्य एशिया में के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। तो मध्य एशिया के जो शक थे उन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। तो शक राजाओं को क्या जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूनानियों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो किसने किया था, शकों ने किया था। तो यूनानियों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था, शकों ने आक्रमण किया था। और शक राजाओं को क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि क्षत्रप किसे कहा जाता था, तो शक राजाओं को आपका क्या है, क्षत्रप कहा जाता था। तो सभी चीज़ से आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि यूनानी के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया, तो आपके शकों ने आक्रमण किया था। आपसे पूछा जाए कि क्षत्रप किसे कहा जाता है, तो शक राजाओं कहा जाता है। और शक राजाओं की को क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। ये भी तो हमको ध्यान रखना है। यह भारत
में आकर 5 जगहों में बसे थे। जो अब शक भारत में आए तो वो कहाँ पर 5 जगहों पर बसे थे। क्या किए? 5 जगहों पर बसे। पहला आपका कांधार में, दूसरा आपका तक्षशिला में, तीसरा मथुरा में, चौथा उज्जैन में और नासिक में। तो कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बदलाव किया है, क्या क्या हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों तक्षशिला की। किसकी? तक्षशिला की। तक्षशिला में देखा जाए दोस्तों तो इस शाखा के शासक एजली सेज के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है। तो यहाँ पर जो है इस शाखा पर जो शासक हुए कौन? एजलिसेज। कौन? एजलिसेज के सिक्कों पर क्या है? शासक एजलेसन के सिक्कों पर क्या है? भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। तो यहाँ पर कौन शासक हुए? एजलेसिस। और इसने अपने सिक्कों पर क्या किया? लक्ष्मी माता का चित्र अंकित किया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है तक्षशिला में जो रहे। फिर मथुरा में जो शक शासक हुए, तो मथुरा में जो शक शासक हुए उन्होंने क्या किया? 57 ईसा पूर्व में उज्जैन की एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया। तो मथुरा के एक शक शासक को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया स्थानीय राजा ने। उसके बाद और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की नामक कैलेंडर की शुरुआत की। तो दोस्तों जो मथुरा में शक शासक था, ठीक है, उसको क्या करते हैं? वहीं के उज्जैन के जो स्थानीय राजा थे उसने 57 ईसा पूर्व में क्या कर दिया था? जो वहाँ पर मथुरा में जो शक शासक था उसको क्या करते हैं? हरा दिया करते, उसको पराजित कर दिया था। और उसे पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के बाद इसने 57 ईसा पूर्व में ही आपका क्या है? विक्रम संवत नामक एक कैलेंडर की शुरुआत भी की थी। क्या की? इन्होंने विक्रम संवत नामक एक कैलेंडर की शुरुआत भी की। तो दोस्तों जो हमारा भी चलता है, ठीक है। नासिक के शक शासक, नासिक में कौन कौन से हुए? नासिक में जो शक शासक हुए वो कौन हुए आपके दोस्तों? नहपान। कौन हुआ? नहपान था। तो इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। और नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र के एक बड़ा भूभाग छीना था। तो ये हमने ऊपर दोस्तों सातवाहन वंश में ही पढ़ा था कि नहपान ने क्या किया था आपको दोस्तों? महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग क्या करता है? छीन लिया था। परंतु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे उसने इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। हमने अभी ऊपर देखा था जब गौतमीपुत्र सतकर्णी हम पढ़े थे सातवाहन वंश में, तो वहाँ पर हमने देखा कि उसने नहपान को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, उससे पराजित कर दिया था। जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? जोगलथम्बी में से मिले जो सिक्के हैं उनसे हमें पता चलता है। जोगलथम्बी में जो सिक्के मिले हैं उनसे हमें प्रमाण मिलता है कि आपका जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या कर दिया था? नहपान को हरा दिया था। ठीक है, तो किसको? नहपान को पराजित किया। तो नहपान ने अपने साथ में क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी की फोटो भी लगाई थी, छापी थी सिक्कों में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर उज्जैन में आपका शासक कौन हुए? तो उज्जैन में जो सबसे शक्तिशाली शासक, जो प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ? रुद्रदामन। कौन हुआ? रुद्रदामन। तो उज्जैन में कौन सबसे प्रतापी शासक हुआ दोस्तों आपका? रुद्रदामन। कौन हुए? रुद्रदामन। और रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में हमें दोस्तों देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, जो कि आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया। आपका जो रुद्रदामन की उपलब्धियां जो भी थी उसका वर्णन किससे मिलता है दोस्तों हमें? जो जूनागढ़ अभिलेख में। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि आपके कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसमें जो लेख लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसी अभिलेख में हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और इसी अभिलेख में हमें ये भी पता चलता है कि जो गुजरात का जो सौराष्ट्र में जो आपका सुदर्शन झील है वो किसने बनाई थी दोस्तों आपको? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सुदर्शन झील कहाँ है दोस्तों आपका? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में आपका सुदर्शन झील है। झील वाली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था, आपको चैनल में आपका जो ज्योग्राफी वाली वीडियो उसमें आपको झील वाले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सुदर्शन झील कहाँ पर आपका दोस्तों? गुजरात में है। और इस झील को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। और इसी का जो है पुनर्निर्माण किसने कराया? उज्जैन के शासक जो आपके प्रतापी शासक हुए रुद्रदामन, उसने इसका क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? रुद्र सिंह तृतीय। कौन हुआ? रुद्र सिंह तृतीय इसका क्या हुआ? अंतिम शासक हुआ, जिसे गुप्त शासक या चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया था। ठीक है, और जो आपका रुद्र सिंह तृतीय था इसको किसने आपका पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त। एक तो हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, ठीक है, मौर्य वंश में। और यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके रुद्र सिंह तृतीय को यहाँ पर पराजित किया और यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या कर दी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो यहाँ पर से दोस्तों आपका जो हमारा है शक शासक यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्त साम्राज्य का स्थापना हो गई। अब इसी के साथ साथ में अभी हमने क्या पढ़ा? शासक पढ़ा। हमने क्या कहा कि ये जो वंश हैं, ठीक है, इस पिक, ठीक है, IS PK हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इंडो ग्रीक हमने पढ़ लिया, शक वंश हमने पढ़ लिया। अब पहला वंश भी हमारा था, तो पहला वंश भी इसी के साथ साथ चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया? आपका शक शासक को हरा दिया। ठीक है, किसको? रुद्र सिंह तृतीय को यहाँ पर हरा दिया। और यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी। अब साथ में देखते हैं कि
इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, अब पहला वंश भी क्या है इसी के साथ साथ में चल रहा था। तो पहला मध्य एशिया में ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। आगे कौन आए? आपके पहला वंश कहाँ से आए थे? ईरान से आए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहला वंश भारत में कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। और भारत में इस वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? मिथ्रीडेटस। कौन हुए? मिथ्रीडेटस यहाँ पर जो है पहले शासक हुए किसके? पहला वंश के। तो पहला वंश के संस्थापक कौन है? आपको मिथ्रीडेटस। कौन सा? मिथ्रीडेटस। जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर कौन हुआ? गोंडोफर्निस। कौन हुआ? गोंडोफर्निस जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे प्रतापी शासक हुआ गोंडोफर्निस। और संस्थापक कौन है आपके? मिथ्रीडेटस। कौन है? मिथ्रीडेटस। गोंडोफर्निस ने आपका तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? तक्षशिला को इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? गोंडोफर्निस। और ये आपका पहला वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ये सबसे प्रतापी शासक जो आपका हुआ कौन हुआ? गोंडोफर्निस। इसके शासनकाल की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? देखो तख्त ए बही अभिलेख। किसमें? तख्त ए बही अभिलेख पेशावर जिले से प्राप्त हुई थी। तख्त ए बही अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों? पेशावर नामक स्थान पर है। ठीक है, जहाँ पर पेशावर कांड भी हुआ था। तो पेशावर नामक जगह पर आपका तख्त ए बही अभिलेख है, जहाँ पर हमें आपका जो है पहला वंश के गोंडोफर्निस की यहाँ पर उल्लेख हमें देखने को मिलता है, या इस शासनकाल यानी पहला वंश के शासनकाल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। किसमें? तख्त ए बही में। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भी भारत आया था। तो ईसाई धर्म का जो प्रचारक था कौन? सेंट थॉमस। ये सबसे पहले भारत किस वंश के शासनकालीन में आया था? तो पहला वंश के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो पहला वंश के शासनकाल में कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। उस समय राजा कौन थे दोस्तों आपके? तो राजा थे आपके गोंडोफर्निस। कौन? गोंडोफर्निस। इसने यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था दोस्तों आपका? सेंट थॉमस। कौन था? सेंट थॉमस। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। कौन था? सेंट थॉमस। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पहला वंश देख लिया, अब कुषाण वंश भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कुषाण वंशों ने क्या किया? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन आया दोस्तों आपका, यहाँ पर हमने देख लिया ठीक है कि सेंट थॉमस जो है भारत पर आ गया ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। साथ साथ कौन चल रहा था? कुषाण वंश भी साथ साथ चल रहा था। अब कुषाण वंश के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। कुषाण मध्य एशिया के पश्चिम चीन यूची जाति के थे। कौन थे? यूची जाति के थे। ये भी आपके मध्य एशिया से ही आए थे। लगभग सभी जो यहाँ पर आक्रमण हुए कौन कौन आए थे? मध्य एशिया के ही अक्सर देखने को मिलते हैं मौर्य काल में। ठीक है, तो मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। ठीक है, इन्होंने 165 ईसा पूर्व में पश्चिम चीन के खदेड़े जाने के बाद, जब पश्चिम चीन ने इन्हें खदेड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद ये इनकी एक शाखा अफगानिस्तान के बैक्टीरिया में चली गई। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बैक्टीरिया नामक स्थान पर आपके जो है इनकी जो है एक शाखा चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। ठीक है, तो एक शाखा कहाँ चली गई इनकी? बैक्टीरिया में, और दूसरी शाखा कहाँ चली गई? तिब्बत में। और इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। तो अब जो ये भारत पर जो आपकी जो बैक्टीरिया की जो यूची जाती है, ठीक है, मध्य एशिया की जो यूची जाती है यानी कुषाण वंश जो है, ठीक है, तो ये क्या है? दो शाखाओं में बंट गई। एक तो आपका बैक्टीरिया में चली गई और दूसरी कहाँ चली गई? तिब्बत में। और जो ये तिब्बत में चली गई थी उसी ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। तो कुषाण वंश में जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों आपके? कुजल कैडफिस। कौन? कुजल कैडफिसस। तो भारत में कुषाण वंश के संस्थापक या आपके कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाए तो सबसे पहले कुषाण वंश का संस्थापक कौन बना दोस्तों? कुजल कैडफिसस। कौन? कुजल कैडफिसस था। इसके बाद अगला शासक कौन होता है? विम कैडफिसस। कौन? विम कैडफिसस अगला शासक होता है जिसने कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो विम कैडफिसस को आपका जो है संस्थापक माना जाता है। किसका? कुषाण वंश का। इसने भारत के गांधार, पंजाब और मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने अधिकार में लिया था। तो इसने क्या किया दोस्तों? गांधार, पंजाब और मथुरा क्षेत्र पर आक्रमण करके इन्होंने क्या किया था? अपने अधिकार में ले लिया था। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुए दोस्तों आपका? विम कैडफिसस। कौन? विम कैडफिसस। यह शैव धर्म को मानता था। ठीक है, इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी, त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। ठीक है, तो माना जाता है कि जो आपका विम कैडफिसस था तो ये कौन है आपके दोस्तों? शैव धर्म को मानता था। किसको? शैव धर्म को, यानी शिव जी को माना जाता है। ठीक है, तो शिव जी को मानने वाले को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव। और उस धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। तो इसने क्या किया? तांबे की मुद्रा में एक तरफ क्या करते हैं? शिव, नंदी और त्रिशूल की चित्र बनाया और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द लिखा गया था। ठीक है, अंकित किया गया था। तो ये था दोस्तों आपका कौन? कुषाण वंश। उसके बाद दोस्तों कुषाण वंश का एक राजा हुआ
होता है कनिष्क। कौन होता है? कनिष्क। और कनिष्क के बारे में दोस्तों हमने जो है बौद्ध धर्म में भी पढ़ा, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में भी हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा। और कनिष्क एक क्या था? महान सम्राट था। तो कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था कनिष्क। कौन? कनिष्क। कनिष्क आपका कौन हुआ? कुषाण वंश का शासक था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो किसका था? कुषाण वंश का शासक। कौन? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने क्या है? शक संवत का आरंभ किया था। किसका? शक संवत का आरंभ किया था 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। तो जो दोस्तों हम अपने हिंदू कैलेंडर में भी देखते हैं, ठीक है। तो 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 78 ईस्वी विक्रम संवत आपका कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ठीक है। और 78 ईस्वी में आपका कौन सा हुआ? आपका जो है शक संवत का आरंभ होता है। कब? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। कहाँ पर? पुरुषपुर, जो कि पेशावर में थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? पुरुषपुर में। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो कनिष्क के टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या है? कश्मीर के जो कुंडल वन क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गया था। तो जब आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान शाखा में बंट गया था, किसके शासनकाल में? तो किसके शासन में? कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में बंट गया था। कनिष्क के समय में मथुरा कला और गांधार कला का जन्म भी हुआ था। और कनिष्क के टाइम पीरियड में ही आपका जो है मथुरा कला और गांधार कला का जन्म भी हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि मथुरा कला और गांधार कला का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ है? ये किस शासनकाल में इसका उद्भव होता है? तो किस में होता है? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और कनिष्क ने क्या किया था? महायान शाखा का क्या बन गया था? अनुयायी बना था, यानी इसने महायान शाखा को अपनाया था। किसने? कनिष्क ने। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो कनिष्क ने किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए थे। तो सर्वाधिक जितने भी आपके सोने के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं किसके? कुषाण वंश के, तो वो सभी जो है अधिकतर सिक्के जो हैं आपके शुद्ध सोने के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत पर सोने की खानों का पता चला था। तो उसी टाइम पीरियड में जो है हिंदू कुश पर्वत जो था दोस्तों, वहाँ पर आपके सोने की खदानों का पता चला था। और उस समय से ही आपके जो है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? कनिष्क ने चलाए थे। सबसे सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कनिष्क ने चलाए थे। तो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कनिष्क ने। अब किसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान थे, ठीक है। आपके 5 विद्वान हुए, पार्श्व, वाशुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। कौन? पार्श्व, वाशुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। इन्होंने क्या दोस्तों? कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ये कौन सा दोस्तों? आपका कनिष्क का राजकवि था। और अश्वघोष ने कौन सी रचना की दोस्तों? बुद्ध चरित की। किसकी? बुद्ध चरित की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। किसने की थी? अश्वघोष ने किया था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन ने एक बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। तो आपसे पूछा जाए कि शून्यवाद दर्शन की रचना किसने की थी? तो शून्यवाद दर्शन किसने दिया था, या शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। किसने? नागार्जुन ने किया था। ये भी तो आपको ध्यान रखना है। और इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, जो कि एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। अब हमने पढ़ा वसुमित्र, जो कि कनिष्क के दरबार में था, ठीक है। तो वसुमित्र जो है बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने महाविभाषा शास्त्र, कौन? महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। और वसुमित्र क्या थे? बौद्ध आचार्य थे। दोस्तों अभी देखा हमने, नागार्जुन बौद्ध आचार्य थे, वसुमित्र भी आपके कहते हैं बौद्ध आचार्य थे, और ये महाविभाषा शास्त्र की रचना ने क्या की थी? रचना की थी। अगला दोस्तों हमारा चरक। तो पांचवा था हमारा चरक। तो चरक का आयुर्वेदाचार्य, चरक क्या थे? एक आयुर्वेदाचार्य था और इन्होंने चरक संहिता की चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। तो चरक संहिता या चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की रचना किसने की थी दोस्तों? तो चरक ने की थी। किसने? चरक ने की थी। और ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे। और चरक ने आपके जो है चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। और चिकित्सा ग्रंथ कौन है दोस्तों? आपका चरक संहिता। किसे कहा जाता है? चरक संहिता को चिकित्सा ग्रंथ कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की? चरक ने की। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इतना पोर्शन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो आपका जो है टेबल के अंदर
बंद है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अश्वघोष घोष ने कौन सा लिखी, बुद्धचरित लिखी है, ठीक है। और नागार्जुन ने आपका लिखा है शून्यवाद दर्शन, वसुमित्र ने लिखा है महाविभाषा शास्त्र, चरक ने लिखा है आपका चरक संहिता। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों रेशम मार्ग की बात करें तो सिल्क रूट, ठीक है, तो सिल्क रूट आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यह चीन रेशम अपार को यूरोप, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है। क्या करता है, यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया को जोड़ता है। कौन, रेशम अपार। कौन, रेशम अपार, जो कि चीन से, चीन में आपके सबसे पहले रेशम की खेती की जाती थी। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था और तथा उत्तरी मार्ग जो है आपका रेशम मार्ग की बात करें यहाँ पर, जहाँ पर जो है रेशम का व्यापार किया जाता था दोस्तों, तो वो आपका मार्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये चीन के रेशम व्यापार को किससे जोड़ता था दोस्तों, आपका यूरोप, ईरान और मध्य एशिया से जोड़ता था। और इसी मार्ग का दक्षिणी भाग जो है हिंद महासागर से गुजरता था और उत्तरी मार्ग जो आपके कश्मीर के हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर और जो है कश्मीर के हिंदुकुश पर्वत के पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया तथा रेशम मार्ग में होने वाले व्यापार को कनिष्क कर वसूलता था, जो कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो ये क्या करता था दोस्तों, जैसे ही आपका जो है जम्मू कश्मीर के आपके जो हिंदुकुश पर्वत से होते हुए निकलता था, तो वहीं पर क्या निष्क्रिय करता है, इनसे टैक्स वसूलता, किसे, टैक्स वसूलता, जो भी आपका रेशम मार्ग से आपका जो व्यापार करता था उनसे क्या करते हैं, टैक्स वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से उसकी क्या कहते इकोनॉमी चलती थी, किसकी, कनिष्क के। कनिष्क की मृत्यु के बाद सबसे उसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग अलग होने लगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, वासुदेव हुआ। और वासुदेव की चर्चा मिलती है, इस वंश में सामंत ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की थी। और इसके जो आगे सामंत हुए, ठीक है, इसके साथ के जो राजवंश हुए, उन्होंने क्या करें, यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या है, कनिष्क के बारे में हमने दोस्तों देख लिया, कुषाण वंश के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, इंडो ग्रीक हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका मैप है, ठीक है। इजिप्ट हो गया आपका यहाँ पर इजिप्ट है, पर्सिया, अरेबिया, सोमालिया, इंडिया यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आपका जो रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो रेशम मार्ग आपका है किस तरीके से फैला हुआ था, ठीक है। तो भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पर से जो आपके हिंदुकुश पर्वत से होकर गुजरता था, तो उनसे क्या करते हैं, टैक्स वसूलता था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों आपका हमारा ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपके लिए होमवर्क है कि आप जितने भी PYQs मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी को आपको नोट डाउन करना है और इनके आंसर्स खुद से आपको लगाना है। फिर मैं आपको अगली वीडियो में इनके आंसर्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हो और इनके आंसर्स आप अपने कॉपी में ज़रूर लगाएं दोस्तों, ईमानदारी के साथ। और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। इसके बाद दोस्तों हम अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो विदेशी आक्रमण है उनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।